हेलो एवरीवन। इस वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे CSIR नेट नवंबर 2020 के। सेक्शन बी के क्वेश्चंस ये हैं 3.5 मार्क्स के। 1 to 3 क्वेश्चंस अभी लास्ट वीडियो में करे थे। फोर्थ से स्टार्ट करते हैं। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये। फोर्थ क्वेश्चन था द टेम्परेचर ऑफ टू परफेक्टली ब्लैक बॉडीज A and B आर। दो बॉडीज़ का टेम्परेचर दे रखा है A and B आर 400 Kelvin एंड दिस इज़ 400 Kelvin and the another is 200 Kelvin respectively. If the surface area of A is twice of B, then the ratio of total power emitted by A to that of B. So total power emitted का ratio बताना है to that of A to B. So A by B का total power ratio बताना है। सरफेस एरिया दे रखा है एंड टेम्परेचर दे रखा है। हमें देखना है कि यहाँ पे रिलेशन कौन सी बनेगी। सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या दे रखा है। पहले तो टेम्परेचर ऑफ ए दे रखा है, दैट इज TA 400 Kelvin एंड टेम्परेचर ऑफ बी, जो दो ब्लैक बॉडीज़ हैं उनका टेम्परेचर दे रखा है, एंड बी का है 200 Kelvin एंड सरफेस एरिया भी दोनों का दे रखा है। तो सरफेस एरिया को लेट्स से वी डिनोट बाय ए। ए क्योंकि यहाँ पे है तो मैं सरफेस एरिया को S से डिनोट कर देता हूँ। सरफेस एरिया ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी। सरफेस एरिया ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी। ठीक है, ये हमें चीज़ दे रखी है और टेम्परेचर भी दे रखा है। यहाँ से टेम्परेचर का भी हमें रिलेशन पता चल रहा है कि TB जो है वो है TA जो है दैट इज ट्वाइस ऑफ TB, क्योंकि TB की क्या वैल्यू है, TB की है 200 Kelvin। ये हो जाएगा 400 Kelvin एंड TA है 400 Kelvin। ठीक है, यहाँ से आ गया, दोनों को डिवाइड कर दो, आपके पास 2 फैक्टर आ जाएगा। तो TA बन गया ट्वाइस ऑफ TB एंड सरफेस एरिया भी ऐसे ही दे रखा है, ट्वाइस ऑफ सरफेस एरिया ऑफ B है। ये दोनों हमें दे रखे हैं एंड हमें टोटल पावर एमिटेड बताना है। हमें पता है स्टीफन्स लॉ, अगर आपने पढ़ा हो स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ, या फिर स्टीफन्स लॉ बोलते हैं, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ भी कभी कभी बोल देते हैं। ये रिलेट करता है टोटल एमिसिव पावर डेंसिटी को टेम्परेचर के साथ। ठीक है, हमें पता है टोटल एमिसिव पावर डेंसिटी, टोटल एमिसिव पावर डेंसिटी को रिलेट करता है टेम्परेचर के साथ। ठीक है, इसको रिलेट करेगा टेम्परेचर के साथ एंड यहाँ पे क्या है, हमें यही करना है, एमिसिव पावर, टोटल पावर ही निकालनी है एंड टेम्परेचर दे रखा है और हमें सरफेस एरिया भी है। ये होता है टोटल एमिसिव पावर डेंसिटी को रिलेट करता है एंड इसका रिलेशन क्या होता है, टोटल एमिसिव पावर डेंसिटी E इज इक्वल टू सिग्मा विच इज़ द स्टीफन्स कॉन्स्टेंट। इसकी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है मल्टीप्लाइड बाय T⁴। फोर्थ पावर पे रिलेट करता है एंड ये है टोटल एमिसिव पावर डेंसिटी। एंड ये होता क्या है, इट इज़ द टोटल रेडिएशन एनर्जी जो एमिट करता है ब्लैक बॉडी, टोटल रेडिएशन एनर्जी एमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया एंड पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड मतलब ये क्या, एनर्जी पर सेकेंड तो पावर आ गई एंड पावर को भी डिवाइड करा एरिया से बाय अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, जो टोटल रेडिएशन एमिटेड होती है पर यूनिट एरिया पर सेकेंड बाय अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। दिस इज टोटल एमिसिव पावर डेंसिटी, हमें इसे E से डिनोट करते हैं। ये है क्या, एनर्जी पर सेकेंड तो मैंने बताया वो तो पावर हो गई, मतलब जो पावर डेंसिटी है, टोटल पावर पावर डेंसिटी नहीं, टोटल पावर जो है पर यूनिट एरिया जो एमिट करी है, दिस इज द एमिसिव पावर डेंसिटी। एमिसिव पावर डेंसिटी है टोटल पावर एमिटेड पर यूनिट एरिया। ये हमने यहाँ से हमें पता चला कि ये जो टोटल एमिसिव पावर डेंसिटी हम लिखते हैं, दिस इज एक्चुअली द पावर, टोटल एमिसिव पावर डिवाइडेड बाय पर यूनिट एरिया। ठीक है, इसकी डेफिनेशन से ही पता चलता है। यहाँ से हमारे पास एरिया का भी रिलेशन आ जाएगा एंड इसकी हमें रिलेशन पता है, इट इज सिग्मा T⁴। हमें एमिसिव पावर, दिस इज टोटल एमिसिव पावर की हमें रिलेशन पता चल गई, दैट विल बी सिग्मा T⁴ और एरिया मैं इधर ले गया। ये हमें रिलेशन पड़ गई टेम्परेचर के साथ और एरिया के साथ। नाउ दिस इज
पहले थी ये टोटल एमिसिव पावर डेंसिटी ई जो था, अब ये है हमारे पास टोटल एमिसिव पावर या फिर टोटल एमिटेड पावर, जो हमें जिसका रेशियो निकालना है। सो हमें रेशियो निकालना है द रेशियो ऑफ टोटल पावर एमिटेड बाय ए टू दैट ऑफ बी। सो टोटल पावर एमिटेड बाय ए टू दैट ऑफ बी, सो पी ए बाय पी बी हमें निकालना है। सो डैट वो सिंपली हो जाएगा सिग्मा टी ए रेज टू पावर 4, और सरफेस एरिया को मैं अगेन पहले मैंने एस से डिनोट किया, तो यहाँ पे भी मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ। सो आप यहाँ पे भी इसको एस से डिनोट कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे ए लिख दिया सरफेस एरिया, यहाँ पे ए था, यहाँ पे मैंने एस से कर दिया, एंड डिवाइडेड बाय सिग्मा टी बी रेज टू पावर 4 इंटू एस बी। एंड नाउ हमें ये रिलेशंस हमारे पास सारे दे रखे हैं। सो इसको मैं लिख सकता हूँ, सो वी कैन राइट दिस एज, सो ऐसे हमें पता है ट्वाइस ऑफ एस बी है, ठीक है। एंड यहाँ से टी ए भी हमने देखा, इट इज़ ट्वाइस ऑफ टी बी। सो मैं यहाँ पे ये चीज़ें पुट कर सकता हूँ। सो टी ए इज़ ट्वाइस ऑफ टी बी, तो ये हो जाएगा फोर्थ पावर, एंड सरफेस एरिया भी हमने देखा, इट इज़ ट्वाइस ऑफ एस बी डिवाइडेड बाय सिग्मा टी बी रेज टू पावर 4 एंड मल्टीप्लाइड बाय एस बी, ठीक है। नाउ इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा ये 2 रेज टू पावर 4, एक तो बाहर आ जाएगा और यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, और बचेगा क्या, टी बी इंटू एस बी। नीचे क्या बचा, सॉरी टी बी रेज टू पावर 4, नीचे भी टी बी रेज टू पावर 4 इंटू एस बी है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, एंड हमारे पास बच जाएगा 2 रेज टू पावर 5, एंड 2 रेज टू पावर 5 क्या होता है, सिंपली 32, ठीक है। सो हमारे पास रेशियो आ गया टोटल पावर एमिटेड बाय ए टू टोटल पावर एमिटेड बाय बी इज 32। सो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो सिंपल स्टीफन लॉ लगाना था, स्टीफन लॉ लगा के सिंपली एरिया को, बस हमें टोटल एमिसिव पावर डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, सो उससे हम टोटल पावर का फॉर्मूला निकाल लेंगे, डिवाइडेड बाय एरिया का फॉर्मूला पता था तो एरिया को इधर ले गए, सो ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये एटॉमिक फिजिक्स से आया था। द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट बाल्मर लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 656 नैनोमीटर। सो वेवलेंथ हमें दे रखी है फर्स्ट बाल्मर लाइन की, फर्स्ट बाल्मर लाइन हाइड्रोजन एटम की, एंड दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू 656 नैनोमीटर, ओके। एंड फर्स्ट बाल्मर लाइन हमें पता है ये कब होती है, जब हमारी ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 2 पे होती है। सो n1 हो जाएगा हमारा 2, सो 2 से जब बाल्मर सीरीज की फर्स्ट लाइन है, सो बाल्मर लाइन जब होती है जब n इज इक्वल टू 2 से हमारी ट्रांजिशन होती है, सो n1 2 हो जाएगा, और फर्स्ट बोला है तो मतलब सबसे मिनिमम ट्रांजिशन जब हो रही है, सो मतलब n2 जो है हमारा 2 से 3 पे जाएगा, ठीक है। सो 2 से 3 वाली बाल्मर लाइन होती है, ये हमें पता है। एंड हाइड्रोजन एटम है तो Z भी हमें पता है 1 है, सो इसकी वेवलेंथ हमें दे रखी है। सो वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट बाल्मर लाइन इज हाइड्रोजन एटम इज 656 नैनोमीटर। नाउ द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट बाल्मर लाइन ऑफ अ हाइड्रोजन लाइक एटम विद Z इज इक्वल टू 6 एंड न्यूक्लियर मास दिस। सो न्यूक्लियर मास हमें दे रखा है इसका, तो इसकी क्या होगी वेवलेंथ। सो इसकी वेवलेंथ हमें हम देख लेते हैं कैसे हम कैलकुलेट करते थे। सो हम सिंपली रिडबर्ग रिट्ज फॉर्मूला जो हम यूज़ करते थे, रिडबर्ग रिट्ज फॉर्मूला, सो डैट फॉर्मूला इज सिंपली द वेव नंबर जो होता है हमारा डैट इज़ 1 बाय लैम्डा, उसकी वैल्यू होती है RZ स्क्वेयर 1 बाय N1 स्क्वेयर माइनस 1 बाय N2 स्क्वेयर। सो ये फॉर्मूला हमें पता है ईजी, एंड इसमें वी कैन पुट N1 इज इक्वल टू 2 क्योंकि फर्स्ट बाल्मर सीरीज है, तो इसको 2 पुट कर सकते हैं, इसको 3 पुट कर देंगे, सो विल गेट, एंड लैम्डा की वैल्यू हमें पता है, तो 1 बाय 656 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 9 डैट विल बी इक्वल टू, एंड रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हमें नहीं पता अभी, हम एक क्योंकि एक कांस्टेंट है वो हम निकाल भी सकते हैं यहाँ से, एक बार देखते हैं हमें क्या क्या दे रखा है। सो Z हमें 1 पता है, सो 1 का स्क्वायर 1 बाय 2 रेज़्ड टू पावर 3 माइनस 3 रेज़्ड टू पावर 2। सो इस फॉर्मूले में हमें सारी चीज़ें पता है, सो हमें एक्चुअली रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, एंड वो हमें ऑलरेडी पता है कि रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड,
वरना इसकी वैल्यू होती है 1.097 इंटू एक्चुअली इंटू 10⁻⁷ पर मीटर होती है, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, बट एक्चुअली इसके आसपास ही होती है, 1.097 इंटू 10⁻⁷ के आसपास होती है। सो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें, क्योंकि हमें निकालना क्या, हमें फर्स्ट बाल्मर लाइन की वेवलेंथ निकालनी है। एक हाइड्रोजन लाइक एटम है, H लाइक एटम है, जिसका Z6 है, एंड जिसका जो हमें न्यूक्लियर मास दे रखा है, डैट इज मास ऑफ न्यूक्लियस इज जो दे रखा है, इट इज़ 19.92। सो 19.92 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। एंड ये क्यों दे रखा है, क्योंकि क्या होगा कि जो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है, रिडबर्ग कांस्टेंट की अगर मैं वैल्यू लिखूं, वो होती है m e बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ 4πc⁻³ e² बाय 4πε0। ठीक है, ये वैल्यू होती है का होल स्क्वायर। सो ये वैल्यू होती है, एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि एक्चुअली रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू जो होती वो प्रोपोर्शनल होती है रिड्यूस्ड मास के। इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास किसका, इलेक्ट्रॉन का एंड न्यूक्लियस का। ठीक है, सो रिड्यूस्ड मास हम ऐसे निकालते हैं, दैट इज़ 1/μ इज़ 1/me प्लस 1/mn। सो हमारे पास रिड्यूस्ड मास आ जाता है me mn by me plus mn। एंड वी नो डैट इन अ हाइड्रोजन एटम, जो हाइड्रोजन एटम होता है, इट इज़ H11। सो एक इलेक्ट्रॉन है एंड न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है। सो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। सो रिड्यूस्ड मास क्या हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है me इज़ 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, एंड मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है डैट इज़ 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, सो ये होता है। सो न्यूक्लियस का मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एक ही प्रोटॉन है न्यूक्लियस में। सो दिस विल बी मास ऑफ द न्यूक्लियस जो मैंने लिया है यहाँ पे। सो सिंस me इज़ वेरी लेस देन mn, सो यहाँ पे अगर नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे, सिंस me जो है हमारे पास, इट इज़ वेरी लेस देन mn, सो इस क्वांटिटी में mn ही हम लेंगे। सो अगर हम इसको ऐसे लिखें, me mn डिवाइडेड बाय mn, ठीक है, क्योंकि वो है, तो mn कैंसिल हो जाएगा एंड रिड्यूस्ड मास हमारा आ जाएगा, डैट इज़ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली। सो इसलिए मैंने यहाँ पे me लिखा। सो दिस इज़ एक्चुअल रिडबर्ग कांस्टेंट जब हाइड्रोजन एटम लेते हैं। बट यहाँ पे क्या एक अलग सिस्टम दे रखा है जिसमें z जो है हमारे पास 6 है। अगर इस सिस्टम को देखें, सो लेट्स से यहाँ पे न्यूक्लियस है, सो Z6 दे रखा है, मतलब क्या कि 6 इलेक्ट्रॉन्स तो इस सिस्टम में है, मतलब 6 प्रोटॉन भी हैं इस सिस्टम में। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड 6 प्रोटॉन्स। हमें न्यूट्रॉन नहीं दे रखे, बल्कि हमें क्या दे रखा है, मास ऑफ न्यूक्लियस दे रखा है। सो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस दे रखा है। बट हाइड्रोजन लाइक एटम बोला है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब यही है कि आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एंड न्यूक्लियस का मास दे रखा है। सो न्यूक्लियर का मास जो है वो बहुत ज़्यादा है, बल्कि जो सिंगल जो पहले हमने हाइड्रोजन एटम में देखा था, सिंगल प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻⁴। सो इससे भी बहुत ज़्यादा है मास ऑफ न्यूक्लियस। सो इसमें भी क्या होगा, जो रिड्यूस्ड मास होगा वो, सिंस ये मास और भी ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे जो नेगलेक्ट हमने किया था इलेक्ट्रॉन का मास, सो वो और ज़्यादा नेगलेक्ट कर सकते हैं। सो रिड्यूस्ड मास हमारा अगेन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही आएगा। सो इसमें कोई भी रिड्यूस्ड मास की यूज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। कैसे, हमें पता है कि 1/λ होता है RZ² 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, एंड फॉर अ न्यू, जो हमें न्यू सिस्टम दे रखा है, उसके लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं 1/z'। यहाँ पे सिंस ये हाइड्रोजन एटम के लिए मैंने लिखा है, दिस इज़ फॉर द हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे Z1 दे रखा था, एंड दिस इज़ फॉर द न्यू सिस्टम
जो नया सिस्टम हमें दे रखा है, सो उसकी वेवलेंथ हमें निकालनी है। सो 1/λ' लिख दिया मैंने, एंड रिडबर्ग कांस्टेंट वहाँ पे सेम लेगा क्योंकि दोनों में रिड्यूस्ड मास को हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ले रहे हैं। सो रिडबर्ग कांस्टेंट वहाँ पे सेम रहेगा दोनों के लिए, मल्टीप्लाइड बाय z², 1/n1² माइनस 1/n2², एंड दोनों फर्स्ट बाल्मर सीरीज़ के लिए, तो दोनों में n1 को हम 2 लेंगे एंड n2 को दोनों में 3 लेंगे, दोनों ही सिस्टम में। ठीक है, सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, λ' दैट विल बी इक्वल टू, और यहाँ पे z' लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे z' जो है वो 6 दे रखा है, तो ये हो जाएगा z² बाई z'², एंड ये दोनों क्वांटिटीज़ क्योंकि सेम है तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, रिडबर्ग कांस्टेंट कैंसिल हो गया, एंड ये हमारे पास λ' आ गया सिंपली z² बाई z'², एंड z हमें पता है वो 1 है हाइड्रोजन एटम के लिए, एंड z' हमें दे रखा है 6 दे रखा है, सो ये हो जाएगा 1/6 एंड दैट विल बी 1/36। सो λ' जो हमें निकालना है दैट विल बी λ/36, एंड अगर इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हमें 656 नैनोमीटर दे रखा था, एंड डिवाइड करेंगे 36 से, सो ये आएगा 18.22 इंटू 10⁻⁻9, सो 18.22 नैनोमीटर, सॉरी 18.22 नैनोमीटर। ठीक है, सो आउट ऑफ दीज ऑप्शंस ए ऑप्शन जो दे रखा है 18.2 नैनोमीटर दे रखा है। सो ये सब जो चीज़ दे रखी थी न्यूक्लियर मास, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था ताकि आप पहले रिड्यूस्ड मास निकालो फिर उससे कैलकुलेट करो। सो आप अगर कैलकुलेट भी करोगे रिड्यूस्ड मास तो वो अप्रॉक्सीमेटली इतना ही आएगा क्योंकि रिड्यूस्ड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के आसपास ही आएगा, 9 जो हमने लिया 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, सो उसके आसपास ही आएगा। आप कैलकुलेट करके देखना, सो आपका सेम ही आएगा। ठीक है, तो इसमें कोई भी रिड्यूस्ड मास लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सेम ही आएगा, क्योंकि मास ऑफ न्यूक्लियस जो है अब ज़्यादा ही दे रखा है उल्टा पहले से। ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से। सो लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम, सो वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है हमारे पास। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक हमारे पास नोटेशन में हमारे पास दे रखा है, इट इज़ E0 cos 2x plus 3y minus omega t. Then what is the direction of E? So इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन पूछा है हमें, एंड हमें पता है ये फॉर्मूला हमारे पास दे रखा है। सो हमें पता है यूजुअली जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लिखते हैं वो किस फॉर्म में लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज E0 सम कांस्टेंट टाइम्स, सो ये एम्पलीट्यूड हो गया वेव का, वेव में कैसे लिखते हैं एक वेव वेक्टर की तरह, सो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में पहले मैं लिख रहा हूँ k डॉटेड विद r माइनस ओमेगा t। ठीक है, और इसको जब हम साइन और कोसाइन फॉर्म में लिखते हैं, सो यहाँ मैं कोसाइन फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि कोसाइन में दे रखा है, सो डैट वो बिकम हो जाता है E0 इंटू kx, सॉरी कोस तो लिखा नहीं, सो E0 कोस kx इंटू एक्स, सो k डॉटेड विद r को मैंने स्प्लिट कर दिया। सो k वेक्टर को हम लिख सकते हैं kx i कैप प्लस ky j कैप प्लस kz k कैप, एंड r वेक्टर को हम लिख सकते हैं x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। सो ये हो गया kx इंटू एक्स प्लस ky इंटू वाई प्लस kz इंटू जेड। सो सिंपली डॉट प्रोडक्ट कर दिया, माइनस में है ओमेगा t। ओके, सो ये इस फॉर्म का दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ फॉर्म मैंने जनरल फॉर्म बता दी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की। सो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी वेव वेक्टर की, सो इसी फॉर्म में दे रखा है। सो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम के वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज़ द प्रोपोगेशन वेक्टर। सो अगर हमें प्रोपोगेशन वेक्टर पता चल जाए दैट इज़ के वेक्टर, सो ये यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। अगर हम कंपेयर करें, के वेक्टर होता है के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप। सो के वेक्टर हमारे पास आ जाएगा, के एक्स है 2 अगर कंपेयर करेंगे, सो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। सो ये हमारे पास प्रोपोगेशन वेक्टर आ गया। नाउ प्रोपोगेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैसे निकालेंगे, हमें पता है सिंस वैक्यूम में वेव ट्रेवल कर रही है, एंड हमें पता है वैक्यूम में जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हैं दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू
द वेव वेक्टर के वेक्टर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ठीक है, जहाँ पे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन हो रही है वेव की, और इलेक्ट्रिक ई वेक्टर और बी वेक्टर ये सारे परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। दीज ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन वैक्यूम। सो मतलब क्या है इसका कि डॉट प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जो वेव वेक्टर हमने निकाला है दैट विल बी इक्वल टू 0। इनका डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज 0 रहेगा। सो हम क्या कर सकते हैं, इन ऑप्शंस हमारे पास दे रखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के, सो हम इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करके हम चेक कर लेंगे किस में 0 आ रहा है। सो फर्स्ट में चेक करते हैं, आई कैप माइनस 3/2 जे कैप दे रखा है। सो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई से आई का 2 हो जाएगा और आई और जे तो 0 ही हो जाएगा। सो 2 माइनस 9/2 आ जाएगा पहले में। सो दिस इज़ नॉट कमिंग 0। सेकेंड देखेंगे, सो दोनों ही पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ये तो होगा ही नहीं 0, इसमें भी कोई भी 0 नहीं होगा क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव आएंगी। इसमें चेक करते हैं, सो डी ऑप्शन अगर चेक करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 माइनस, सो 3 कैंसिल हो जाएगा, सो 2 माइनस 2 आएगा, डैट विल बी 0, ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन जो हम देख रहे, फोर्थ ऑप्शन जो देख रहे हैं, 2i कैप प्लस 3j कैप, दिस इज के वेक्टर एंड इसका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं इसके साथ आई कैप माइनस 2/3 जे कैप, आई कैप माइनस 2/3 जे कैप। सो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, सो हमारे पास आएगा 2 माइनस 2/3 इंटू 3 दैट विल बी 0। तो 0 आ गया। सो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन थे, ये तीनों ही बहुत ईजी क्वेश्चन आए थे। सो होप आपने ये सही करे होंगे। सो लेट्स सी नेक्स्ट कौन से क्वेश्चंस करेंगे। सो और भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट करके बता दें या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ओके, थैंक यू।